नमस्कार, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका शो, और मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। बहुत स्वागत है आप सभी का कहानी कुर्सी की में। आज बहुत सारी खबरों की बात आपसे, और देश की राजनीति में आज काफ़ी उठापटक चल रही है। बहुत से लोग गठबंधन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, नए नए समीकरण राज्यों के अंदर बन रहे हैं। अब जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से सारी पार्टियां अपने अपने सहयोगियों को सहेजने में लग गई, और जहां जहां दूसरे के गठबंधन में सेंधमारी जरा सी भी की जा सकती है वहां पर वो सेंधमारी भी जारी है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं दक्षिण भारत के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक वीडियो शेयर किया। वो वीडियो कोयंबटूर के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब भी इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, और प्रधानमंत्री ने ये वीडियो शेयर करते हुए ये लिखा है कि ऐसा माहौल दक्षिण भारत में उन्होंने नहीं देखा। लोगों की आंखों में जो उत्साह था, लोगों की आंखों में जो उम्मीद थी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं दक्षिण भारत में ऐसा रोड शो इससे पहले कभी नहीं हुआ होगा। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहाँ अक्सर जाने लगे, लेकिन उनसे पहले कभी ऐसा जोशो खरोश बीजेपी के लिए वहाँ पर लोगों के बीच में दिखा हो, ऐसा नहीं। ये कोयंबटूर की तस्वीर आपके सामने है, और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि केवल भीड़ मत देखिए, लोगों का जोश देखिए। लोग सड़कों पर निकले हुए थे, सड़क के दोनों तरफ हाथों में फूल लिए हुए, और प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा भी कर रहे थे। ये अभी की तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, एक ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी दक्षिण के दौरों पे सेलम में है ये प्रधानमंत्री, तमिलनाडु के, वहाँ की तस्वीर आप देख रहे हैं, और वहाँ भी एक ऐसा ही माहौल है। हमने कल दोस्तों आपको एक ओपिनियन पोल भी दिखाया था, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों का, जिसमें तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, सारी सीटों का हमने आपको एक अनुमान दिखाया था कि लेटेस्ट सर्वे जो है चुनाव की घोषणा होने के बाद वो क्या कह रहा है। अब जरा सा आप बीजेपी के कैलकुलेशन देखिए, फिर हम ये दक्षिण की तस्वीर क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा बीजेपी को 370 सीटें आ रही। 370 सीटें कैसे आएंगी? कुल 543 सीटें हैं देश के अंदर लोकसभा की। इन 543 सीटों में से आप दक्षिण की 130 सीटें जरा एक बार के लिए अलग कर दिए, यही सारे राज्य जो मैंने आपको बताया। तो इन सीटों को अलग करने के बाद बचती हैं कुल 413 सीटें। इनमें से लगभग 60-63 सीटें जो है भाजपा ने अपने सहयोगियों को दे रखी हैं। जैसे महाराष्ट्र में कुछ सीट उन्होंने दी हुई है, बिहार में कुछ सीट दी हुई है, छोटी छोटी नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे लोगों को, एलाइज को सीटें दी हुई हैं। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो बचती है 350 सीटें। अब इन 350 सीटों में क्या स्ट्राइक रेट भाजपा का रह सकता है? मान लीजिए 90%, और 90% में इसलिए कह रहा हूं कि 90% स्ट्राइक रेट उनका पूरे उत्तर भारत में तो है ही। सारे राज्यों के अंदर, उत्तर भारत के गुजरात से लेकर के यूपी, बिहार में भी, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, सब जगह लगभग 90% से 100% का स्ट्राइक रेट है। तो भी इन 350 सीटों में से 350 सीटें भाजपा ला सकती है। तो ये बाकी 370 का टारगेट कैसे पूरा होगा? ये वहीं से होगा जहां की तस्वीर आप देख रहे हैं, यानी साउथ से, दक्षिण से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत के इन 5 राज्यों से 50 सीट निकालनी पड़ेंगी, 50 सीट जीतनी पड़ेंगी। क्या ये मुमकिन है? आज हम इसकी बात करेंगे। आज वो तमिलनाडु में है। हमने कल जो आपको सर्वे दिखाया उसमें भाजपा तमिलनाडु में 5 सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, और ये अपने आप में एक इतिहास रचने वाली बात है भाजपा के लिए। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भाजपा अपने दम पर 2 सीटें जीत रही है। ये तो कभी हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में जीत सकती है। कर्नाटक में हमारा सर्वे कह रहा है 22 सीटें भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। अपनी पिछली बार 2019 के जो उन्होंने सीटें जीती थी उससे लगभग 5-6 सीटें कम है, लेकिन फिर भी 22 बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट होगा। तेलंगाना में 4 थी पिछली बार, बढ़कर इस बार 5 हो सकती हैं। केरल में खाता खुल रहा है, वहां पर 3 सीटें आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इस लिहाज से अगर आप देखिएगा तो बीजेपी अपने दम पर लगभग 30 सीटें जो हैं, ये तो हमारा सर्वे कह रहा है कि लगभग 30 से लेकर 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की इन 130 सीटों में से निकाल सकती हैं। तो जो हमने आपसे बात की कि लगभग 50 तक उनको पहुंचना है, 35 तक अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने अपनी गाड़ी पहुंचा दी है। तो ये जो कसर रह गई है 15-20 सीटों की रह गई है। क्या ये हो पाएगा? आइए हम लोग इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है हर्षवर्धन जी आपका। राहुल महाजन जी जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, राहुल जी का स्वागत है। समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। मैंने आपको सारी कैलकुलेशन जो बताई, आप सहमत है इससे हर्षवर्धन जी? नहीं, जिसको कहें कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो सहमत हैं। आंकड़ों पे थोड़ा सा अभी, जिसको हम कहें कि बहुत पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दक्षिण भारत से रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। मतलब ये अपने आप में अकल्पनीय है। और 2014 से 2024 10 साल जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण मुखी हुए हैं वो कमाल है।
तो मुझे लगता है कि एक दक्षिणपंथी कही जाने वाली पार्टी का दक्षिण में आधार बहुत मजबूत होता दिख रहा है। लेकिन चूंकि जो सामाजिक समीकरण है और जिसको हम बार बार सेफोलॉजी की भाषा में बोलते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा क्या कह रहा है, हिस्टोरिकल एविडेंस क्या कह रहा है, वहां जाकर जब देखते हैं तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन हां, यह सच है कि तमिलनाडु में ऐसी 5 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। कल भी उनका जो समझौता हुआ पीएमके के साथ, वो बहुत शानदार है। एक सीट कम से कम वो एनडीए में बढ़ाने जा रहे हैं, कम से कम एक सीट बढ़ाने जा रहे हैं। और केरल की बात करें तो 3 सीटों पर अच्छी लड़ाई। लेकिन आंध्र प्रदेश में मुझे बार बार ये लगता है, हो सकता है कि मैं यहां से उस तरह से चीजें नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लेने में, गठजोड़ बनाने में, और जिसको कहते हैं ना कि आपकी पॉलिटिकल कैंपेनिंग कहां से शुरू हो रही, उसमें थोड़ी सी देर कर दी। 2 ही सीट देखिए, सर्वे भी 2 ही सीट कह रहा है, 2 दे रहे हैं। और चूंकि आप चले 2 माइनस कर दीजिए टीडीपी के तौर पर है। लेकिन हां, ये बात सही है कि डायरेक्शन वही है जो सर्वे दिखा। हमने कहा साउथ में 50 सीटें, सर्वे कह रहा है 30 से ऊपर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी जा रही है, जिसमें मेजर चंक जो है वो कर्नाटक से आएगा। ऑब्वियसली कर्नाटक में उनका पुराना बेस है। लेकिन तमिलनाडु की अगर 3 सीट है, केरल में करीब 3 सीटें आ रही हैं, तेलंगाना में अगर 5 सीटें आ रही हैं, 2 सीटें अगर आंध्र प्रदेश में आ रही है, तो 15 सीटें। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कह सकते हैं भाई अगर सर्वे को ये सर्वे में करने वाले, मुझे भी ये लगता है कि दक्षिण भारत से भारतीय जनता पार्टी को 35 से 45 के बीच में कहीं भी सीटें मिल सकती हैं। अब वो 35 हो सकती है, 45 भी हो सकती हैं। अब जो मैं सर्वे, ये जो आप रोड शो देख रहे हैं, ये तो खैर आज की तस्वीर है। एक बार इसके साथ जरा कल वाली तस्वीर भी जरा दिखा दीजिए थोड़ी देर के लिए, हम लोग उस पर बात कर लेंगे। अच्छा, आप बात करें उसके बीच में एक मैं जानकारी दे दूं। अद्भुत है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया का कैसे अपने कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी दक्षिण भारतीय, वैसे सभी भारतीय भाषाओं में, सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में उनका अलग से नमो के नाम से सोशल मीडिया हैंडल बन गया है। उसमें एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मोदी जी तमिल, तेलुगु और उस सब में बोलते हैं। तो ये भी जानकारी जरा ये जो वहां पर लोग आए हुए हैं, जरा इमोशंस की बात मैं आपसे करना चाहता हूं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने जब ये वीडियो शेयर किया, उसके नीचे आरएसएस के आइडियोलॉग हैं एस गुरुमूर्ति, सब लोग जानते ही हैं, उन्होंने एक बात लिखी। ये देखिए, जैसे महिलाएं, आंखों में आंसू हैं। उन्होंने एक बात लिखी कि चो रामास्वामी, संगीत रागी जी भी स्टूडियो में आए, स्वागत सर आप। तुगलक के संपादक अब नहीं रहे, तो उन्होंने कहा कि चो एक बात कहा करते थे कि किसी भी नेता की भीड़ में कितनी भीड़ है ये मत देखो, भीड़ के चेहरे पर क्या है ये देखो। भीड़ तो राहुल गांधी की सभा में भी आती है, भीड़ तो मैं कह रहा हूं कोई भी नेता हो, भीड़ तो आ ही जाती है हिंदुस्तान में। केजरीवाल की सभा जब बड़ी भीड़ बनारस में थी, उन्होंने ये कहा कि भीड़ मत देखो, भीड़ का चेहरा पढ़ो। और वो मैं ये तस्वीर जो है, इसलिए मैं ये तस्वीर की बात कर रहा हूं आपसे। वाकई अद्भुत है, चेहरे पर जो इमोशंस है लोगों के। नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो कम्युनिकेटर हैं, ये हम सब लोग कहते हैं। दूसरा, हम कहते हैं कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो या कितना भी सामान्य व्यक्ति हो, उससे वो जो पर्सनल कनेक्ट बनाते हैं, वैसा कोई नेता नहीं हुआ है। और लार्ज स्केल पर तो नहीं हुआ है। ठीक है, छिटपुट आप ऐसे संबंध बना लेते हैं। और जो दक्षिण भारत से तस्वीरें आ रही हैं, उसके पहले आपने अलग अलग जगह देखा होगा, किसी बच्ची ने प्लेकार्ड लेके खड़ी है वो, तो उसको ले लिया, कोई गिफ्ट देना चाहती है तो उसको उन्होंने कहा, कोई ऊपर खंभे पे चढ़ गया तो उससे जिस तरह से वो बात करते हैं। और यहां रोड शो में जिस तरह से महिलाएं, वो आप खुशी से वो चीख रही हैं, किसी कोई भावुक हो रही है, किसी को लग रहा है कि नहीं अब हमको मिल गया, हमारा नेता मिल गया। ये जो इमोशंस हैं, ये निश्चित तौर पर ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी वाला जो कनेक्ट है दक्षिण भारत में बहुत मजबूत है। अच्छा, ये उस जगह पर है जहां पर बीजेपी के लिए अभी कोई बेसिस नहीं था, अभी कोई जमीन तैयार नहीं थी। तो लोगों की आंखों में ऐसा भी लग रहा है कि भाई एक उम्मीद भी है कि हाँ, यहां से भी अब आप आइए, नहीं, हमारे बीच से भी आइए। नहीं, जमीन तो तैयार थी, ऐसा नहीं कहना होगा कि जमीन तैयार नहीं थी। मुझे लगता है कि केरल के अंदर कोयम्बटूर की तस्वीर थी सर। हाँ, आज सेलम में है, कल कोयम्बटूर। हाँ, केरल और तमिलनाडु के अंदर ऐसा नहीं है कि संघ के कार्य नहीं है। बहुत बड़े बड़े प्रचारक आपको तमिलनाडु से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को मिले हैं, केरल से बड़े मिले हैं। लेकिन हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी, जो एक कहा जाता था हिंदी बेल्ट की पार्टी है, काउ बेल्ट पार्टी लोग उसको बोलते थे, मुझे लगता है वो मिथक टूटा है। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं अन्य लोगों की बात नहीं जानता हूं, जिस प्रकार से कनेक्ट किए हैं साउथ के साथ, वह अद्भुत है। इसलिए परिणाम मुझे लगता है कि 2019 से बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। देखिए, तमिलनाडु के अध्यक्ष को देखिए, जिस ढंग से उनकी रिसेप्टिविटी वहां के समाज के अंदर आई है,
और लोग मानता भी था कि जयललिता के बाद जो है वो हो सकता है कि कोई उनका उत्तराधिकारी बहुत बड़ा वहां से निकल करके नहीं आया, जो वाकई निकल करके नहीं आया। तो ऐसी स्थिति में जो डीएमके के अल्टरनेटिव के तौर पर था, वो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहां अपने आप को खड़ी कर रही है। मैं आज सुबह एक सीनियर पत्रकारों उनसे बात कर रहा था, तो हमने सर्वे की बात उनसे की, तो उन्होंने कहा कि आप तमिलनाडु में 5 सीटें दे रहे हैं बीजेपी को, वहां तो एआईएडीएम को कितने आएंगे भी यही तय नहीं है। ओपीएस ईपीएस सब साफ हो चुके हैं। अजय, बात सही भी है। वो जब से जयललिता का देहांत हुआ है तो उसके बाद से एआईएडीएम के अब कहीं लोग गिनती में नहीं ले रहे हैं, तो भाजपा को कैसे सीटें आ जाएंगी, ये लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य की बात है कि ऐसा आप कैसे कह रहे हैं। नहीं, यही समझिए। मेरा कहना है कि सर ये समझना चाहिए तमिलनाडु को लेकर, अगर तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लगता कि एआईएडीएमके के साथ उसका भविष्य सुरक्षित है और उसके दम पर वह 1-2 सीट जीत सकती है तमिलनाडु में, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी स्थिति में एआईएडीएम के साथ गठबंधन नहीं तोड़ती और उसको गठबंधन में बना के रखती। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अपने दम पर बहुत कुछ नहीं किया जा सकता, तो उसने चंद्रबाबू नायडू को साथ में लिया, पवन कल्याण के साथ में वह गई। उसी तरीके से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को लगा कि वहां पर जिस तरीके से उनके प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई जिस तरीके से वहां काम कर रहे हैं, संगठन ने जिस हिसाब से वहां काम किया और जो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन मिला तमिलनाडु में, इससे भारतीय पार्टी समझ गई कि यहां हमें अब एआईएडीएमके की जरूरत नहीं है, हम अपनी दम पर यहां पर अपनी जमीन। आप कह रहे हैं अलायंस तोड़ा ही ये समझ के है कि हम अपने बूते कुछ कर लेंगे, क्योंकि एआईएडीएमके ने सिर्फ इतना कहा था कि आप अन्नामलाई को कंट्रोल कीजिए या उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पर से हटा दीजिए वरना हम गठबंधन तोड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती थी कि अन्नामलाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को वहां मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी दम पर 2 या 3 सीटें जीतने की स्थिति में और अभी नहीं जीत पाए, तो यह तय कि आने वाले 5 सालों में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी बनेगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी कि हमारा ही सर्वे लेकिन आंध्र प्रदेश में 2 सीटें दे रहा है, थोड़ा सा शॉकिंग था। ऐसा कुछ नहीं, 2014 में आंध्र प्रदेश में 1 आई थी, 2 सीटें, शुरू में 2 सीटें जीत गई थी। अच्छा, ठीक है, तो मतलब लेकिन आज के हालात में, आज के माहौल में, अच्छा, तो अब एक बात आप गौर कीजिएगा, अलायंस हो गया वहां पर पवन कल्याण से और टीडीपी से, प्रधानमंत्री ने रैली भी कर दी वहां पर। अच्छा, हर जगह वो जाते हैं तो भाई जो इंकम्बेंट है वहां पर, जो सरकार में उसको निशाने पर लेते हैं। पहले बीआरएस को लेते थे, अब तेलंगाना में कांग्रेस को लेते हैं, सभी जगह वो ऐसा करते हैं। यहां उन्होंने, प्रधानमंत्री ने जगन मोहन के लिए कुछ नहीं कहा, ये भी एक मैसेज है। जगन मोहन के खिलाफ कुछ नहीं बोले। नहीं, ऐसा नहीं है, कैसे नहीं बोला, प्रधानमंत्री ने कहा तो परिवार पार्टी वगैरह वो सब तो क्षेत्रीय, मैं कह रहा हूं पोस्ट इलेक्शन एक संभावना जो है बचा के रखने की कोशिश बीजेपी कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जगन के साथ उनके अच्छे संबंध तो इसमें है नहीं, कोई दो राय नहीं है कि जगन जो है वो जितने भी महत्वपूर्ण विधेयक थे उन सब पर साथ आए, साथ साथ कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बिल के खिलाफ हो जाकर के लोकसभा के अंदर नहीं गए, विपक्षी गठबंधन के साथ कभी नज़दीकियां नहीं बढ़ाई। ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है 5 साल उनके लिए, और यही कारण था कि इतने दिनों तक टाल मटोल भी किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जाए तो किसके साथ जाए, वाईएसआर के साथ जाए या वो एक ऑप्शन तो थी ही उनके लिए। उसका एक बड़ा कारण है सर, वाईएसआर पे हमला न बोलने का सबसे बड़ा कारण ये है भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि वाईएसआर कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो पूरा का पूरा कांग्रेस का आया हुआ है। अगर वो वाईएसआर पे हमला करते हैं तो उसका वोट बैंक जो टूटेगा वो कांग्रेस के पास जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आने वाला है। इसलिए मोदी चाहते हैं कि वाईएसआर कमजोर हुई तो कांग्रेस मजबूत होगी वहां पे। और आप देखिए वहां पर कांग्रेस जगनमोहन रेड्डी की बहन को आंध्र प्रदेश का अध्यक्ष कांग्रेस से बना दिया है, तो भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। और दूसरी स्थिति यह भी है कि जगनमोहन रेड्डी हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए सहज और सुलभ और उपलब्ध रहे, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे कोई विधेयक पास करने की स्थिति हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को भी साधना चाहती है और उसके बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां बनेगी उसके लिए जगनमोहन रेड्डी को भी सेफ लॉकर में रखना चाहती है। राहुल जी के पास तो अच्छा साउथ की अच्छी सीटों का डेटा रहता है, कहां बीजेपी के ये पास। बिल्कुल सही है। मेरा सवाल ये है, प्लीज, मेरा सवाल ये था, क्या केरल में, खासकर केरल में और तमिलनाडु में वोट तो बीजेपी को कई सीटों पर ठीक ठाक आता रहा, लेकिन क्या वो थ्रेशोल्ड पर बीजेपी पहुंच गई है कि वो सीट में बदले? देखिए, तमिलनाडु की बात पहले कर लेते हैं। तमिलनाडु में 5 सीटें लड़ी थी 2019 में बीजेपी, और वो शेयर बढ़ा था वहाँ पे, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हुआ था। लेकिन जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो अन्नामलाई की यात्रा के कारण बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। बिल्कुल से नई सीटें उसमें जुड़ी हैं। जैसे अगर हम बात करें कि त्रिपुर की सीट, कोयम्बटूर की सीट, उसमें फिर हम साउथ चेन्नई की सीट, ये सारी सीटें या ये जुड़ी हैं। पहले से ही कन्याकुमारी, रामनाथपुरम। कितना वोट रहता है, मतलब है 30%, 25% के आसपास? कई जगह तो जैसे कन्याकुमारी है,
ये तो अच्छा खासा वोट 20-25% उनको मिला था। रामनाथपुरम का जो है 30% के आसपास वोट मिला था। तो ऐसा नहीं है, विरुधुनगर जो है, या थेनी की सीट है, या आप जो मदुरई की सीट है, ये सारी सीटों पे बीजेपी के आधार भी है और वोट शेयर भी है। तो ऐसा नहीं है, वहां पे 10-12 सीटें ऐसी होंगी, क्योंकि मैंने 5 सीटें आपको गिनाई जिस पे असर जो है वो अन्नामलाई की यात्रा से पड़ा है। तो वहां पे 10 सीटें ऐसी होगी जहां पे बीजेपी जो है फाइट में रहे। अगर वो 10 सीटें लड़ती है तो फाइट में रहेगी। तो ये नहीं है कि बिल्कुल साफ है। देखिए, आंध्रा की जो सिचुएशन है वो बहुत अलग है। आंध्रा में आप 2014 की बात करें तो 7% वोट, अगर आप 2019 की बात करें तो 1% भी नहीं मिला था, मतलब 1% के आसपास वोट। तो आंध्रा आप उसको अलग कर लीजिए, लेकिन जहाँ तक चेन्नई की बात, जहाँ तक तमिलनाडु की बात है, जहाँ तक केरल की बात है, केरल पे भी हमने डिस्कशन किया था कि 7 सीटें ऐसी हैं जिस पे बीजेपी अच्छी खासी जो है फाइट दे सकती है। और वहाँ पर उन्होंने इसीलिए, अगर आप राजीव चंद्रशेखर की बात करें तो इसीलिए ऐसे नहीं उनको लड़ा रहे हैं वो। और आपने अच्छी बात छेड़ दी। जो आज अभी जो लड़ाई चल रही है केरल के अंदर, वो तो कांग्रेस और लेफ्ट में चल रही है। तिरुवनंतपुरम की सीट को लेकर के शशि थरूर अचानक से बड़े इनसिक्योर हो गए हैं। मैं पहले भी बोला था कि बहुत लोग बोलते थे कि जो है शशि थरूर बड़े स्ट्रांगली लड़ेंगे। लगता था। वहां पे बड़ी दिक्कत है। वो राजगोपाल ने जब वो सीट लड़ी थी तो अच्छे खासे वोट लिए थे। अच्छा, अब वहां राजीव चंद्रशेखर लड़ रहे हैं। अच्छा, वहां हुआ क्या है कि ऑब्वियसली अब जब फाइट हो रही है वहां पर कोई अलायंस तो केरल में तो है नहीं कांग्रेस का और लेफ्ट का, तो शशि थरूर ने ये कहा कि भाई ये लेफ्ट वाले हमारे खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, ये फासिस्ट फोर्सेस की मदद करने के लिए आए हैं क्या, बीजेपी की मदद करने के लिए आए हैं क्या, उनके खिलाफ प्रचार करें, बीजेपी के खिलाफ प्रचार करें, मेरे खिलाफ क्यों प्रचार कर रहे हैं। साथी है वैसे तो। उनको जवाब दिया लेफ्ट की तरफ से डी राजा ने। उन्होंने कहा कि फिर राहुल गांधी वायनाड से लड़ क्यों रहे हैं। हमने कहा हम वो केरल क्यों लड़ रहे हैं, वो अगर फासिस्ट फोर्सेस से ही लड़ना है तो जाइए उत्तर भारत से कहीं से लड़िए, जाइए अमेठी से जाकर के लड़िए, क्यों वो वायनाड की सीट से लड़ रहे हैं। डी राजा का दुख अलग है, वो अपनी पत्नी के लिए सारे बयान नहीं है, तो सारे दुख निजी हैं, तो सबके अपने अपने दुख यही कह रहे हैं। लेकिन देखिए, केरल बड़ा रोचक हो चला है। एक तिरुवनंतपुरम की सीट की बात हो रही है, लेकिन पहली बार जिसको कहते हैं ना कि डायनेमिक्स बदल गया है। केरल में जिस तरह से जो अलग अलग समूह हैं, जिनको हम क्रिश्चियन समूह के तौर पर देखते हैं, वहाँ के कामगार समूह के तौर पर देखते हैं, वहाँ के जो माइग्रेटेड पॉपुलेशन है उसके तौर पर देखते हैं, वो वाला वर्ग अब धीरे धीरे कांग्रेस से टूटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहा है। अब ये जो कांग्रेस और लेफ्ट के बीच का संघर्ष है, ये भी सच है कि तिरुवनंतपुरम भले शशि थरूर जीत रहे हैं, लेकिन 2014 के चुनाव में तो उनकी बड़ी मुसीबत हो गई थी, बड़ी मुश्किल से जीते थे वो। और जिस तरह से, मैं फिर से कह रहा हूं, सबको याद करना चाहिए, जब इजराइल और हमास वो संघर्ष शुरू हुआ था, उस वक्त उनके साथ अलग अलग कार्यक्रमों में जिस तरह की स्थिति बनी थी, उसमें लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक वो कम्युनिस्ट खींच ले जाएंगे और उनके लिए संकट होगा। जो वो बार बार कह रहे हैं कि फासिस्ट फोर्सेस की मदद हो रही है, वो उसको संदेश दे रहे हैं। वो उनकी असली मुश्किल ये है कि जो मुस्लिम मतदाता समूह है वो उनके पास से टूट ना जाए। और 3-4 ऐसी सीटें हैं जिसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उस थ्रेशोल्ड को, जिसको कहते हैं ना कि अब तो जीत गए, उस तरफ बढ़ सकते हैं। और आंध्र को लेकर एक बड़ा रोचक है। देखिए, अगर जिसको कहते हैं केरल की बात कंप्लीट कर लें सर, तो फिर आंध्र की बात कर लेते हैं। जैसे केरल की बात करें तो डेमोग्राफी जो है 54% हिंदू आबादी, लगभग 26-27% मुस्लिम है वहां पर, और लगभग 18.5% ईसाई हैं। अब जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई ये जो मुस्लिम वोट है, खासकर कांग्रेस और लेफ्ट के बीच में इसका संघर्ष है। लेकिन इंटरेस्टिंग है ये जो ईसाई वोट है, अब बीजेपी भी वहां पर ईसाई वोट की दावेदार हो गई है। और कोशिश, और उन्होंने ऐसे छोटे छोटे जगहों पर चर्च के माध्यम से ये मैसेजिंग करनी काफी पहले से शुरू कर दी थी। अब अनिल एंटनी भी आ गए हैं, अनिल एंटनी को लाया गया, तो अब ये ईसाई वोट पर भी बीजेपी की नजर है। लेकिन मेरा सवाल सर रागी सर ये है, ये जो 54% हिंदू वोट है, ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा बीजेपी के पास जाता होगा भाई। ये तो 3 तरफा बंटता है ना, लेफ्ट में भी जाएगा, कांग्रेस में भी जाएगा, बीजेपी में भी जाएगा, तो मुश्किल नहीं है बीजेपी के लिए। देखिए, दरअसल यही होता है और यही कारण है कि ये 54%, देखिए 3 जिसे आप कह रहे हैं, ईसाई वोट प्रीडोमिनेंटली मैं फिर कह रहा हूं, ये कांग्रेस की तरफ जाता है। मुस्लिम वोट जो है प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट के साथ जाता है, और कभी एक हिस्सा उसका जो है वो कांग्रेस के साथ भी आता है। जब वो कांग्रेस के पक्ष में शिफ्ट करता है तो कांग्रेस जीतती है, जब लेफ्ट के पक्ष में है तो लेफ्ट जीतती है। डिसाइडर एक क्रिश्चियन वोट है। ये जो हिंदू वोट है ये स्प्लिट है, जिसका एक छोटा सा हिस्सा जो है, बहुत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने वहां बहुत ये किया है।
यदि आप देखेंगे कि आइडियोलॉजिकल बैटल जो है, यदि कोई प्रदेश में वाकई हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं तो केरल से आपको मिलेगा, जहां पर लेफ्ट के साथ उनको संघर्ष है, पीएफआई के साथ उनका संघर्ष है। तो ये जो है वो स्प्लिट है। उनको जैसे ही ये बात लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है तो वैसी स्थिति में वो शिफ्ट करेंगे। वो अभी तक उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन हो सकता है कि प्रधानमंत्री के बार बार जो आपने देखा होगा कि सिर्फ केरला को कहा जाता है परशुराम की भूमि है, परशुराम ने स्वयं उसे बनाया है ना। तो आज आप ये कहें तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है, डेमोग्राफी बताइए। मैंने इसीलिए जानबूझ करके कहा कि वो यदि शिफ्ट करता है, कंसोलिडेट होता है तो बीजेपी की सीट तो आएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर वहाँ पे अवसर मैं वहां एक पर आ ऐड सकता है। देखिए वहाँ पे ट्रेडिशनली, जैसे रागी जी कह रहे थे कि ट्रेडिशनली जो मुस्लिम वोट है वो जो है लेफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ पर अब जो लेफ्ट की प्रॉब्लम है वो ये है कि ये जो मुस्लिम वोट है ये कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है, ये कांग्रेस की तरफ मुड़ रहा है, और क्रिश्चियन वोट जो है वो कहीं ना कहीं स्प्लिट हो रहा है, बीजेपी की तरफ आ रहा है। तो ये जो नया कॉम्बिनेशन बन रहा है इसमें चीजें आप आंध्रा की बात कर रहे थे, फिर ब्रेक लेंगे। उससे पहले मैं आप सबका जो है एक साउथ की इन सीटों पर आपका क्या असेसमेंट है? बीजेपी कितनी सीट ओवरऑल 130 में से ला सकती हो? जाऊंगा शॉर्ट में। नहीं, आंध्र प्रदेश में जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो वहां कोई प्लेयर है ही नहीं, 1%, 0.89% उसको कुल मत मिला था। लेकिन अगर हम जैसे कहते हैं ना कि कैसे जोड़े की ये ताकत बनेगी नहीं, तो मैथ और केमिस्ट्री अगर दोनों एक साथ चल गई तो 40% के आसपास चंद्रबाबू नायडू हैं। भले ही वो बहुत पीछे दिखते हैं, लेकिन अकेले वो बहुत बड़ी ताकत है। पवन कल्याण 5% से ऊपर मत रखते हैं, और अगर इसको साथ में जोड़ लें तो 46% के आसपास का मत हो जाता है। और जो जगन मोहन रेड्डी हैं वो भी 46 से 49% के बीच में खड़े हैं। ये वो नंबर है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी, नायडू और पवन कल्याण को लगता है कि अगर थोड़ा सा मामला ठीक हो गया तो एकदम वहां बाजी पलटी जाएगी। देखिए, मैंने आपसे अभी प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था कि 370 के आसपास पहुंचने के लिए बीजेपी को दक्षिण के इन राज्यों में, 5 राज्यों में कम से कम 50 सीटें निकालनी पड़ेंगी। सर्वे कह रहा है 35 सीटें आ रही हैं, 35 प्लस। आपका क्या असेसमेंट है? नहीं, अब इसमें असेसमेंट में देखिए ये एक आंकड़ा, चूंकि आंकड़ों पे बात हो रही है, कांचीपुरम, अराकोणम, विल्लुपुरम, सलेम, चिदम्बरम और कन्याकुमारी, भारतीय जनता पार्टी यहां 2 से 3 लाख मत हासिल करती है। इसके अलावा की सीटें हैं तिरुवल्लूर, साउथ चेन्नई, श्रीपेरुम्बदूर, अरनी, कोयम्बटूर, कडलोर, थेनी, रामनाथपुरम, तेंकासी और विरुधुनगर, जहां वो 2 लाख के आसपास वोट ले लेती है। तो लड़ाई में बने हुए हैं, कोई भी टर्न हो इतनी सकती है सीटें सीट में हैं, से। किसी भी तरफ मामला पलट सकता है। और अगर ये जो इमोशंस दिख रहे हैं अगर वो काम कर गए तो फिर तो 35 से 50 मुमकिन है। 35 से 45, 35 से 45। जहां तक मेरा असेसमेंट है, बीजेपी एनडीए आंध्रा में अच्छा कर सकता है। मैं बीजेपी नहीं कह तो रहा, मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब कोर बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी 30 जो है मुझे मैक्स लगता है मैक्स 30 पे आए। समीर जी, देखिए, अगर साउथ की अगर बात करेंगे तो 2 बड़े राज्य जो कर्नाटका है और तेलंगाना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी मजबूत है। तो अगर कर्नाटका की बात करें तो मुझे लग रहा है 28 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी फिर जीतेगी। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें जीत सकती है, 5 से 6 सीटें। तो इन दोनों राज्यों को अगर पकड़ लेंगे तो 30 से 32 सीटें होती है। अगर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल की अगर मैं बात करूं तो इन 3 राज्यों को मिलाकर भारतीय जनता पार्टी को 5 से 6 सीटें आ सकती है। तो वही 35 प्लस सीट। बस 35-36 सीटें मुझे सर, बहुत लगता शॉर्ट आएगी। में ब्रेक का ये टाइम हो गया। बिल्कुल यही 35 से 40 के बीच में यही सीटें रहने वाली है भारतीय जनता पार्टी को, कर्नाटक मिला करके। कर्नाटक में लाकर, लेकिन ये एक अच्छी स्टार्ट होगी दक्षिण के उन राज्यों में जहां पिछली देखिए, बार मुझे सीट लगता नहीं है थी। केरला से यदि 2 सीट भी भारतीय जनता पार्टी निकाल लेती है, तो तमिलनाडु से भी 2-3 सीटें निकाल लेती है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी।